हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग शेड्यूल में क्लास 12th के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग इकाई थर्ड जिसका नाम है उत्पादन तथा लागत, और इस लेसन उत्पादन तथा लागत के अंतर्गत परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उसमें से हम लोग फर्स्ट उत्पत्ति वृद्धि नियम का अध्ययन करेंगे कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है तथा उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने के कौन से कारण होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और पैमाने का प्रतिफल, ये दोनों नियम पढ़े थे। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ये दोनों नियम पढ़ चुके हैं और आज मैं थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ उत्पत्ति वृद्धि नियम, वह जो है इसी से संबंधित है। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या था। देखिए, जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता है वह अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है। यह नियम बताता है कि यदि अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उत्पादन किस प्रकार परिवर्तित होता है। स्टूडेंट्स, यह नियम जो है यह बताता है कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर, क्योंकि उत्पादन के स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं, तो ये कह रहा है कि यदि उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उत्पादन किस प्रकार परिवर्तित होता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि अल्पकाल में अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर रखते हुए एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध बताने वाले नियम को ही परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब उत्पादन का केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है तथा अन्य साधन स्थिर होते हैं तो उत्पादन के परिवर्तनशील साधन के अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन पहले बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है, फिर समान अनुपात में तथा इसके बाद घटते हुए अनुपात में बढ़ता है। एक बार मैं इसको रेटिंग फॉर्म में भी यहाँ पर है आपके सामने रख दे रहा हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो किसमें लिखा है कि इस नियम के अनुसार जब उत्पादन का केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है तथा अन्य साधन स्थिर होते हैं तो उत्पादन के परिवर्तन साधन के अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन पहले बढ़ते अनुपात में बढ़ता है, फिर समान अनुपात में, तथा उसके बाद घटते हुए अनुपात में बढ़ता है। अब इसको मैं सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा कि जब जो है अन्य साधनों को स्थिर रखा जाता है और एक साधन को परिवर्तनशील किया जाता है था उसकी मात्रा को जब बढ़ाया जाता है तो जो उत्पादन होता है उसमें 3 अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। पहले तो जो है जो उत्पादन होगा वो बढ़ेगा, फिर उसके बाद स्थिर होगा और फिर जब और अधिक मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे तो वो घटने लगेगा। परिवर्तनशील जो साधन है जब उसकी मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो पहले तो उत्पादन बढ़ेगा, फिर और बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब वो स्थिर हो जाएगा। मतलब जितना हम उत्पादन के साधन बढ़ा रहे हैं उतना उसके अनुपात में उतना ही हमको उत्पादन प्राप्त हो रहा है। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो घटने लगेगा, अर्थात जितना हम उत्पादन बढ़ाएंगे उसके अनुपात में, जितना उत्पादन के साधन हम लगाएंगे या बढ़ाएंगे उसके अनुपात में उत्पादन हमको कम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसकी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाएं बनती हैं कि यही इसकी तीनों अवस्थाएं हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। अब हम लोग जो है आज इस वाले को अध्ययन करेंगे, उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है और उत्पत्ति वृद्धि नियम के कौन से कारण होते हैं। देखिए, उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा इसे लागत ह्रास नियम भी बोलते हैं। देखिए, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत जब अन्य साधनों को स्थिर रखा जाता है और एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो मैंने बताया कि
शुरू में जो है उत्पादन बढ़ता है, फिर स्थिर होता है, फिर घटने लगता है। तो उत्पादन वृद्धि नियम के अंतर्गत जो है, जब जो परिवर्तनशील उत्पादन के साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाएगा, तो जो उत्पादन प्राप्त होगा वह जो उत्पादन के साधन है जितनी मात्रा उनकी बढ़ाई जा रही है उनके अनुपात में कहीं ज़्यादा होगा। और इसे ही लागत ह्रास नियम भी बोलते हैं, क्योंकि जब उत्पादन के साधनों की मात्रा के अनुपात से जब अधिक उत्पादन होगा, जिसका मतलब लागत में कमी आएगी, तो इसलिए इसको लागत ह्रास नियम भी बोलते हैं। और आप चाहे तो रिटन फॉर्म में भी आपको दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, हमने लिखा हुआ है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि अल्पकाल में किसी समय विशेष पर जब उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर शेष साधनों को बढ़ाया जाता है, तो इससे कुल उत्पत्ति में वृद्धि साधनों में की गई वृद्धि से अधिक अनुपात में होती है। फ्रेंड्स, उत्पत्ति वृद्धि नियम और लागत ह्रास नियम आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति वृद्धि नियम हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि अल्पकाल में किसी समय विशेष, ध्यान रखिएगा, समय क्या कर अल्पकाल में और किसी समय विशेष पर जब उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर, कुछ साधन को स्थिर रखा जाता है और शेष साधनों को बढ़ाया जाता है, तो इससे जो कुल उत्पत्ति में वृद्धि जो होती है वह साधनों में की गई वृद्धि से अधिक अनुपात में होती है। इसलिए इसे उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा लागत ह्रास नियम बोलते हैं, क्योंकि इससे लागत में कमी आती है। अब आइए समझते हैं कि उत्पादन वृद्धि नियम के लागू होने के कारण कौन से हैं। जब जो है हम कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो आखिर उत्पादन में वृद्धि होता क्यों है? कुछ तो कारण होगा उसका, तो हम लोग उसी कारण को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस उत्पादन वृद्धि नियम के लागू होने के कई कारण होते हैं, हम लोग उसमें से प्रत्येक का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला है उत्पादन के साधनों की विभाज्यता। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। उत्पादन के साधनों की अविभाज्यता के कारण होता है। फ्रेंड्स, उत्पादन वृद्धि नियम जो है उत्पादन के साधनों की अविभाज्यता के कारण लागू होता है। अब अविभाज्यता का मतलब क्या होता है? देखिए, अविभाज्यता का मतलब है कि साधनों को छोटे छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता। अविभाज्यता का मतलब है कि साधनों को छोटे छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे मशीन, उपकरण, उद्यम आदि ऐसे साधन हैं जो कि अविभाज्य हैं। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि होने लगती है, प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी आने लगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बल्ब बनाने के लिए मशीन है जो दिन भर में 800 बल्ब बना सकती है। मांग कम होने के कारण यदि उससे हम केवल 200 बल्ब का ही उत्पादन करते हैं, तो निश्चित रूप से खर्च अधिक आएगा या खर्च अधिक पड़ेगा। अब यदि मान लिया जाए कि किसी कारणवश बल्बों की मांग बढ़ जाती है, तो हम उस मशीन से 600 बल्ब बनाएंगे, अर्थात उत्पादन में तिगुनी वृद्धि हो जाएगी। इससे प्रति बल्ब उत्पादन लागत पहले से कम हो जाएगी। अब आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, बड़े पैमाने के उत्पत्ति की बचतें। बड़े पैमाने की उत्पत्ति की बचतों के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। देखिए, उत्पादन के साधनों के आकार में वृद्धि होने के कारण उस औद्योगिक संस्था को आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होने लगती हैं। यदि जो है कोई उत्पादक इकाई है वो अपने आकार में वृद्धि कर रही है, बड़ी बड़ी मशीनों को मंगा रही है और भूमि का उपयोग कर रही है, मतलब सारी चीज़ों को यदि वो बढ़ा रही है, तो इससे जो है उसे आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होने लगती हैं, जिससे उत्पादन लागत कम होने लगती है और वृद्धि नियम लागू होता है। जो उत्पादन लागत कम हो जाएगी तो अपने आप वृद्धि नियम लागू होगा। अब आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड है श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। देखिए, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण भी उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। देखिए, उद्योगों में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने का एक कारण श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण है। श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि होने के कारण श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के क्षेत्र में भी विकास होता है। ध्यान सुनिएगा, श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि होने के कारण श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के क्षेत्र में भी विकास होता है और साधनों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है।
देखिए मैं एकदम सिंपल उदाहरण दे करके समझा रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर भी या अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा कि कुछ लोग किसी काम को बहुत तेज़ी से करते हैं। यदि आप उस काम को करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मोटर मैकेनिक हो, चाहे वो घर बनाने वाला जो मिस्त्री हो या जूता सिलने वाला हो, तो अपने काम को बहुत तेज़ से करते, क्योंकि इतने दिनों से करते करते जो है उनकी हैबिट हो जाती है, बड़ी सरलता से वो कर लेते हैं। तो ये जो जब श्रम विभाजन कर दिया जाता है, किसी व्यक्ति को किसी खास काम के लिए ये लगा दिया जाता है या उसके कार्य का विशिष्टीकरण कर दिया जाता है, तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कोई बल्ब बनाने वाली कंपनी है, अगर एक व्यक्ति जो है उससे कई पुर्जे बना रहा है बल्ब के, तो वह जो है उतनी कार्य क्षमता से कार्य नहीं करेगा। लेकिन यदि वह किसी एक खास कार्य को कर रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे कार्य को कर रहा है, तीसरा व्यक्ति तीसरे कार्य को कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्टीकरण कर दिया गया है, तो सभी लोग तेजी से काम करेंगे और उत्पादन लागत कम होगी, और जो उत्पादन लागत कम होगी तो उत्पादन में वृद्धि अवश्य होगी। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं तकनीकी मितव्ययिताएँ। तकनीकी मितव्ययिताएँ क्या होती हैं, जिसे टेक्निकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से तकनीकी मितव्ययिताएँ प्राप्त होने लगती हैं, जिससे उत्पादन लागत में अपेक्षाकृत कमी होने लगती है। देखिए, जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगता है तो उसमें क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी का यूज होने लगता है या बेटर टेक्नोलॉजी का यूज होने लगता है। और आप जानते हैं कि जब टेक्नोलॉजी बेटर होने लगती है और अच्छी तकनीक का प्रयोग करने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि वस्तुओं की क्वालिटी अच्छी होती है और उसकी उत्पादन लागत भी कम होती है। आज जो है चाइना पूरी दुनिया में अपने माल को एक्सपोर्ट कर रहा है। उसका विशेष कारण क्या है कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है बेहतर है, वह दूसरों से सस्ते सामान उत्पादित करता है, इसलिए वह जो है उसे बेच पाता है। वहाँ पर जो है उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। अब आशा करता हूँ समझ में आया होगा। उत्पादन वृद्धि नियम लागू होने का नेक्स्ट जो काज है वो है साधनों का आदर्श संयोग। ठीक है, आइडियल कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। इसमें साधनों का आदर्श संयोग, आइडियल कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, इसमें कि यदि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के बीच प्रतिस्थापन जो है संभव होता है तो उनकी पूर्ति को किसी सीमा तक घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो उद्यमी साधनों का एक ऐसा संयोग स्थापित कर लेता है जिससे उत्पादन अधिकतम हो सके। मैं इसको और सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि साधनों का आदर्श संयोग होता क्या है। देखिए, कुछ साधन ऐसे होते हैं स्थिर परिवर्तनशील साधन कि उनका एक आदर्श संयोग होता है। जब वो आदर्श संयोग पर पहुँचते हैं तो अब वो आदर्श संयोग कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ पूंजी की मात्रा हो और कुछ निश्चित मजदूरों की मात्रा हो, तो उस आदर्श संयोग पर अधिकतम उत्पादन होता है। और जब वह आदर्श संयोग का जो संयोग हो, जब वो भंग होता है तो निश्चित रूप से वह उत्पादकता में कमी आने लगती है। इसको और सरल उदाहरण से समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि आपके घर आप कोई काम लगा रहे हैं, उस काम को 3 मजदूर कर सकते हैं। ठीक है, 3 मजदूर, यदि आप 3 मजदूर, उसका एक संयोग होगा उस काम को करने का। उसको आवश्यकता हो कि हमें इतने मजदूरों की आवश्यकता है। मान लीजिए वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन अगर वो जितना उसका आदर्श संयोग है, अगर उतने मजदूर लगा रहे हैं तो वो काम ज़्यादा करेंगे। लेकिन यदि उससे वो कम लगा रहे हैं, मजदूर को कम कर दें या अधिक या बहुत ज़्यादा मजदूर कर दिए, तो बहुत ज़्यादा मजदूर हो जाएंगे तो भी उनके लिए काम नहीं रहेगा, अधिकांश मजदूर खड़ा ही रहेगा, तो भी जो है वो अधिक काम नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है। तो ये भी एक कारण कि साधनों का आदर्श संयोग होना चाहिए, कितनी पूंजी और कितना श्रम जो है होना चाहिए एक अनुपात में, जिससे अधिक उत्पादन किया जा सके। और हर जो प्रोडक्टिव इकाई होती है, प्रोडक्शन इकाई होती है, वो हमेशा साधनों को जो है आदर्श संयोग में ही वह प्रयोग करने का प्रयास करती है। क्योंकि अगर ये भंग होगा तो निश्चित रूप से उत्पादन लागत वह बढ़ जाएगी या उत्पादन कम होगा। देखिए, नेक्स्ट है नवीन आविष्कार। इसमें जो नेक्स्ट काज है वो है नवीन आविष्कार, न्यू डिस्कवरीज। देखिए, आधुनिक युग जो है वो विज्ञान का युग है। प्रतिदिन नए नए आविष्कार होते रहते हैं, जिससे उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होती है, या नए नए आविष्कार होने के कारण जो है उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करना संभव हो पाता है। परिणाम यह होता है कि विनियोग की अपेक्षा उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि होती है। मतलब हम विनियोग कम करते हैं लेकिन उत्पादन में वृद्धि जो है तेजी होती है नवीन आविष्कारों के कारण। यही कारण है कि उद्योग के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम को
काफ़ी समय तक क्रियाशील होने से रोका जा सकता है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वह यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी उत्पत्ति नियम ह्रास नियम अंत में लागू होना ही है। लेकिन यदि आप नवीन आविष्कार करते हैं, नए आविष्कार करते हैं, तो कुछ समय तक उसको जो है क्रियाशील होने से रोका जा सकता है। नवीन आविष्कार होने का मतलब ये नहीं है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम की प्रवृत्ति जो अनंत रहेगी, हमेशा उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू रहेगा, ये जो है ये संभव नहीं है। उत्पत्ति वृद्धि नियम किसी भी उद्योग में अनिश्चित काल तक अनिश्चित सीमा तक क्रियाशील नहीं होता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों की अविभाज्यता के लाभ तथा आंतरिक और बाहरी किफ़ायतें एक सीमा तक ही प्राप्त की जा सकती हैं। जब उत्पादन के साधनों को मिलाने का अनुकूलतम अनुपात स्थापित हो जाता है और यदि इसके बाद भी परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो अंततः उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो है नवीन आविष्कार नई टेक्नोलॉजी लाएँ, नवीन आविष्कार करें, तो हम उत्पादन में वृद्धि करेंगे, लेकिन जो है उत्पत्ति ह्रास नियम को टाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब भी आदर्श संयोग भंग होगा तो निश्चित रूप से जो है उत्पत्ति ह्रास नियम वहाँ पर क्रियाशील होगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सारे पॉइंट्स। हमने बताया कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है और उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने के कौन से कारण होते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से कर दिया। थैंक यू।